अच्छा, हाँ, टीडीएस में कल हम लोग पढ़ रहे थे 196 में कुछ बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और 192A पढ़ेंगे। 192A पढ़ने से आपका टीडीएस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टीडीएस का कुछ सम्स करने चले जाएंगे, ठीक है। कल हम लोग जो 192 पढ़ रहे थे, 192 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सैलरी देने से टीडीएस कटता है अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर होता है। उसके बाद बोले थे कि अगर आप कोई डिडक्शन वगैरह पेमेंट कर रहे हो तो उसका एविडेंस दे देना अपना एम्प्लॉयर को। अब देखो, एक सेक्शन है 115 बीएससी। ये चीज़ तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा टोटल इनकम का चैप्टर में। अभी बस इतना समझ लो कि कोई भी इंसान जो टोटल इनकम निकालता है ना, वो दो सिस्टम से, एक है न्यू टैक्स रेट, एक है ओल्ड। न्यू ओल्ड, एक न्यू है और एक ओल्ड है। समझ में आया बात? टोटल इनकम निकालने का दो तरीका होता है, न्यू और ओल्ड। अगर कुछ ना बोले तो ओल्ड से निकलेगा। मैंने मान लो ऐसा हुआ कि तुम जहाँ नौकरी करते हो, तुमको अगर न्यू ऑप्ट करना है तो तुमको अपना एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा जी सर आई वांट टू ऑप्ट न्यू। अगर तुम नहीं न्यू बोलोगे तो वो लोग ओल्ड करके निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्या न्यू क्या ओल्ड होता है वो ठीक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल इनकम का चैप्टर, उसमें बढ़िया से पढ़ लेंगे, ओके। देखो क्या बोला है। हाउएवर इन केस एन एम्प्लॉय इंटेंड्स टू ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 155 BAC and he intimates to the deductor being his employer of such intention, then employer such compute his total income and deduct tax thereon in accordance with the provision of section 115 BAC. If such intimation is not made by the employer shall deduct tax at source without considering the provision of the section 115 BAC of that. यहाँ यही बोलना चाह रहा कि अगर आपको न्यू टैक्स रेट में जाना है तो ये बात आप अपना एम्प्लॉयर को बोल दीजिए, और अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बोला है तो वो लोग ओल्ड जो टैक्स ओल्ड सिस्टम से जो टोटल इनकम निकाला जाता है 115 BAC ओल्ड है, लिख लो तुम 115 BAC ओल्ड है, तो 115 BAC ओल्ड के सिस्टम से वो लोग निकाल देगा। अब इसमें एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स एक चीज़ समझ ले क्या बोलना चाह रहा। जैसे मान ले तेरे को तूने टैक्स दिया 4,500 रुपया, ठीक है। 4,500 रुपया तूने टैक्स पेमेंट किया, ठीक है। अब तेरा इनकम कितना है? मान ले इनकम है, टोटल इनकम है 4.5 लाख। 4.5 लाख, तो 4.5 लाख के ऊपर तू कितना देता है? 4.5 लाख के ऊपर में 4.5 लाख के ऊपर में तू देता है 4,500। तो जो रेट निकलेगा उसी रेट से वो लोग टीडीएस काटना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? मतलब टैक्स बाई टोटल इनकम इंटू 100 करोगे, उसी रेट से वो लोग क्या करना स्टार्ट कर देगा? टैक्स काटना स्टार्ट कर देगा टीडीएस के रूप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन विद द एम्प्लॉयर टू पे टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट। देखो चीज को बढ़िया से समझो, यहाँ क्या बोलना चाह रहा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप मान लो कहीं नौकरी करोगे तो नौकरी करने से आपको क्या होगा पता है? आपको नॉन परक्यूजिट मिलता है। अब एज वी ऑल नो दैट परक्यूजिट्स आर नॉन कैश बेनिफिट, ठीक है। अब देखो तुम बोलेगा अपना एम्प्लॉयर को जो सर आप लोग जो मेरे को परक्यूजिट दे रहे हो, ठीक है परक्यूजिट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हम तो देखिए परक्यूजिट देने से क्या हो जा रहा, मेरा सैलरी जो है वो ज़्यादा हो जा रहा, क्योंकि परक्यूजिट तो सैलरी का ही पार्ट होता है। तुम लोग सैलरी चैप्टर पढ़ा है, बेसिक डीए, बेसिक अलाउंस, परक्यूजिट। तो परक्यूजिट जो आप मेरे को इतना दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, घर दे रहे हो और कुछ कुछ एम्यूनिटीज़ दे रहे हो, इससे मेरा सैलरी क्या हो जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा। अब सर दिक्कत ये है कि मेरे को टीडीएस कटवाना पड़ता है, तो अगर आप परक्यूजिट इसमें जोड़ दोगे तो मेरा जो टीडीएस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मेरे को फालतू का टैक्स देना पड़ेगा। तो सर हमको नहीं चाहिए आपका ये सब जो परक्यूजिट है, ये सब हमको नहीं चाहिए, हम बस में चले जाएंगे। आप मेरे को 50,000 का घर देते हो तो मेरा सैलरी में मतलब मेरा परक्यूजिट में 50,000 मंथली शो होता है, साल का 6 लाख शो होता है, मेरा सैलरी 6 लाख से बढ़ जाता है, मेरे को अननेसेसरी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। मैं 50,000 दे के किसी घर में रहने वाला नहीं हूँ, मैं 10,000 दे के रह जाऊँगा। तुम तो ऐसे बोल ही सकते हो, लेकिन फिर तुम्हारा कंपनी बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे लिए इतना कीफुल एम्प्लॉय, आप इस तरह का काम करोगे तो मेरे को टीडीएस कटवाना पड़ रहा। तो कंपनी बोलेगा तुम टेंशन मत लो, तुमको हम लोग जो भी परक्यूजिट दे रहा, मतलब तुमको हम लोग जो भी नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दे रहा, नॉन मॉनिटरी याद रखना, पैसा नहीं, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट जो भी हम तुमको दे रहा उस पर तुमसे हम टीडीएस नहीं काटेगा, उस पर हम तुमसे टीडीएस नहीं काटेगा। समझ में आया बात क्या बोले? उस पर हम टीडीएस नहीं काटेगा। ये बात कौन बोलेगा? तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको बोलेगा कि नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट जो भी हम आपको देगा उस पे एम्प्लॉय का टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
तो भैया हम लोग क्या याद रखें, तुम लोग ये याद रखो कि अगर तुम एम्प्लॉय हो और तुमको परक्यूजिट मिलता है नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट, तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है। आइए पढ़ते हैं। Concept of payment of tax on non-monetary perquisite has been provided in section 192(1)(a) and 1(b). This section provided that employer may pay this tax at his option in lieu of deduction of tax at source from salary। अच्छा अंडरलाइन करेगा ना इस लाइन को, एम्प्लॉयर में पे दिस टैक्स, हाँ याद रखना। तो तुम नहीं टीडीएस देगा मतलब एम्प्लॉय नहीं टीडीएस देगा तो कौन टीडीएस देगा, एम्प्लॉयर को टीडीएस देना पड़ेगा। अरे किसी को तो टीडीएस देना पड़ेगा ना यार, नहीं तो गवर्नमेंट बोलेगा जरूरत क्या है तुम लोगों को ये सब अम्यूनिटीज यूज करने का। तो ठीक है, एम्प्लॉय टीडीएस नहीं कटवाना चाहता है तो फिर ये टीडीएस किसको देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। चीज समझ में आया? मतलब हम तुमको एक लाइन में बता देते हैं, एक लाइन में हम तुमको इस सेक्शन के बारे में बता देते हैं। यहाँ तुमको एक लाइन में यही बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा एम्प्लॉई को कोई भी नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दिया जाता है, याद रखना एम्प्लॉई को अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट दिया जाता है तो याद रखना बात, एम्प्लॉई को नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट जो दिया जाएगा उस पे जो टीडीएस होगा एम्प्लॉई को पे नहीं करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा उस पे टीडीएस। समझ में आया बात क्या बोले? ठीक है। अच्छा, as this option in lieu of deduction of tax at source from salary payable to employee, such tax will have to be worked out at average rate applicable to aggregate salary। अब इसका क्या रेट होगा, वही जो एवरेज रेट जो ऊपर निकाले हैं, मतलब क्या रेट से टीडीएस काटोगे, तुम जिस रेट से गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो वो लेना और तुम्हारा जो इनकम है जो उससे डिवाइड कर देना, एवरेज रेट निकल जाएगा। ये सब देखो, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, सच बात पूछोगे, लेकिन ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट एम्प्लॉय को मिलता है तो उस पर टीडीएस कटवाता है कि नहीं कटवाता है, तो नहीं कटवाता है। ठीक है, एंड पेमेंट ऑफ टैक्स विल हैव टू बी मेड एवरी मंथ अलोंग विद द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन मॉनिटरी पेमेंट ऑफ सैलरी। हाँ, मॉनिटरी पेमेंट पे दिया जाता है। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है? अब यहाँ से एक सवाल आता है कि देखिए चीज को बढ़िया से समझ, मेरा जो एम्प्लॉयर टीडीएस पेमेंट कर रहा है, क्या एम्प्लॉयर के लिए तो बिजनेस एक्सपेंस है ना? अरे एम्प्लॉयर के लिए तो बिजनेस है ना। मान ले तू मेरा कंपनी में नौकरी करेगा, तेरे को जो टीडीएस कटवाना था नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट पे वो मैं पे कर रहा हूँ, तेरा टीडीएस मैं पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बिजनेस एक्सपेंस है, तो क्या मेरे को ये रिडक्शन मिलेगा? पीजीबी पे तेरे को पढ़ाया जाएगा, नहीं इसका रिडक्शन तेरे को भी नहीं मिलेगा, मतलब एम्प्लॉयर को इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गया बात क्या बोले? बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तुम लोग बढ़िया से रिवाइज करो, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम क्विक फायर रिविजन्स करवाएंगे ये सब चैप्टर्स का। ठीक है, मैंने एग्जाम तक एकदम दिल दिमाग में सब बसा देंगे एकदम। अब नेक्स्ट क्या बोला, डिफरिंग टीडीएस ऑन टैक्स पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम पर्टेनिंग टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईशॉप स्टार्टअप। देखो चीज को समझो, सबसे पहले डिफर्ड टीडीएस। डिफर्ड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिफर? डिफर का मतलब होता है कि यू डोंट हैव टू पे टीडीएस टुडे, यू हैव टू पे टीडीएस ऑन फ्यूचर डेट। हम समझाते हैं इस सेक्शन को, यहाँ ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा। देखो ईशॉप का तुम लोग नाम सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, और स्टार्टअप कंपनी का नाम तुम लोग सुना होगा। देखो स्टार्टअप कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है कि जो नया नया सेटअप किया अपना धंधा करने के लिए। ठीक है, अब कोई नया कंपनी अगर धंधा करने के लिए अपना स्टार्टअप ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, और उस कंपनी का तुम एम्प्लॉय है और तुमको ईशॉप दिया गया, तुमको क्या दिया गया? ईशॉप। अब ईशॉप में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए मार्केट में शेयर्स का दाम 500 रुपया चल रहा है, ये भी आपको सैलरी में पढ़ाया गया है। मार्केट में अगर किसी शेयर्स का दाम 500 रुपया चल रहा है, ईशॉप में आपको वो शेयर्स बोलेगा तुम 300 में ले लो, तो तुम्हारे लिए 200 का बचत हुआ, वो 200 रुपया तुम्हारे लिए परक्यूजिट बन जाता है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये आता है, यहाँ जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ईशॉप देता है तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा? तो सवाल ये है कि हाँ टीडीएस कटेगा, लेकिन डिफर्ड टीडीएस। डिफर्ड टीडीएस का मतलब अभी नहीं कटेगा, फ्यूचर में कटेगा। इसका लॉजिक क्या है भैया कि फ्यूचर में कटेगा? थोड़ा लॉजिक समझाइए, आप आज क्यों नहीं काटना चाहते हो? देखो मेरा बात सुनो, देखो शेयर्स का जो प्राइस है ना, भले मार्केट में आज उस शेयर्स का दाम 500 रुपया चल रहा, ठीक है, आप मेरे को 300 में दिए तो 200 का मेरा परक्यूजिट हो गया ना। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि हमेशा इस शेयर्स का दाम मार्केट में 500 ही रहेगा? कल को तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इसका शेयर्स का दाम ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो परक्यूजिट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा टीडीएस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का फायदा है। मान लो आज 500 दाम है शेयर्स का, तुमको 300 में दिया, मैंने 200 का तुमको फायदा
फायदा हुआ, माने 200 पे तुम टीडीएस कटवाएगा तो गवर्नमेंट को 200 पे टीडीएस मिलेगा। लेकिन कल को अगर उसी शेयर्स का दाम ज्यादा हो गया, मान लो उस शेयर्स का दाम 1000 रुपया हो गया, तो 800 पे तुमको टीडीएस कटवाना चाहिए, सॉरी 300 में खरीदा तो 700 पे टीडीएस कटवाना चाहिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा टीडीएस मिलेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए बोला गया कि ये डिफर्ड टैक्स करो। आप आज टीडीएस मत कलेक्ट करो, आप आज टीडीएस मत कलेक्ट करो, क्योंकि ये जो शेयर्स का जो प्राइस है ना, ये सब नोशनल प्राइस है। नोशनल का मतलब समझ में आता है ना, आज है ये, कल होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल यहां पर यह आता है कि हम टीडीएस काटे कब? तो देखा, बोला देखो ध्यान से सुनो, तुम कब टीडीएस काटोगे पता है? जब ये शेयर होल्डर, जब ये इशॉप होल्डर इस शेयर्स को बेचेगा, सेल करेगा, उस दिन तुम टीडीएस काटना, तुम उस दिन टीडीएस काटना। या तुम जिस कंपनी का इशॉप होल्ड करके रखा है, तुम अगर उस कंपनी को छोड़ के कोई दूसरा कंपनी में जा रहा है, स्विच कर रहा है, तो उस दिन टीडीएस कटेगा। इसका मतलब शेयर्स दो आज, लेकिन टीडीएस कटेगा कब? जब हम इस कंपनी को हम छोड़ेगा या हम जब इस शेयर्स को बेचेगा। तो हो गया ना, टीडीएस डिफर हो रहा ना, इसीलिए डिफर टीडीएस कंसेप्ट यहां पे आया है। समझ में आया? क्लियर है? देखो पढ़ते हैं, सुनो फिर से, हम ऊपर में हेडिंग पढ़ते हैं। डिफर्ड टीडीएस ऑन टैक्स पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम पर्टेनिंग टू इशॉप ऑफ स्टार्टअप सेक्शन 191 एंड 192। अच्छा, ये सब तुम्हारा फिनांस एक्ट 2020 में आया है। क्या लिखा देखो, अ पर्सन बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप अंडर सेक्शन 81AC रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टू द एसएससी बीइंग परक्यूजिट of the nature specified in previous year। अच्छा, ये टीडीएस कटेगा 14 दिन में, 14 दिन में टीडीएस कटेगा। अरे भैया अभी अभी आप बोले टीडीएस नहीं कटेगा, अरे डिफर होगा ना, तो डिफर वाला का समय बता रहा। सुन, पहला नंबर बात, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जो असेसमेंट ईयर में तुमको इशॉप दिया गया वहां से 4 साल तक, 4 साल के एक्सपायरी के बाद टीडीएस कटेगा। मतलब आज अगर तुमको दिया जाता है, इस साल अगर दिया जाता है, तो यहां से 4 साल का बाद तुमसे टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ, बताई दिए जिस डेट को तुम सेल करेगा वहां, या फ्रॉम द डेट ऑफ एसएससी सीजिंग टू एम्प्लॉय अ पर्सन, माने तुम जिस डेट को कंपनी को सीज करके जा रहा, छोड़ के जा रहा। मतलब डिफर्ड टीडीएस का कंसेप्ट क्या है, तुम्हारा जो असेसमेंट ईयर है वहां से 4 साल तक अगर हो जाएगा, 4 साल के बाद टीडीएस कटेगा। अगर तुम कंपनी छोड़ के जा रहा है तो जिस डेट को छोड़ के जाएगा उस डेट को टीडीएस कटेगा, और अगर तुम सेल कर रहा है किसी को वही शॉप, तो उस डेट को टीडीएस कटेगा, ना ही कि जिस डेट को तुमको मिला उस डेट को। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है? अच्छा चलिए समझिए। अब आइए 192A, देखिए ये वाला भी सैलरी से कनेक्टेड है। 192A ये क्या है? देखो आप लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकते हो। यस भैया डाल सकते हैं, हम आप लोग को सैलरी में बात बताए थे। अब आपको पैसा का जरूरत है, क्या आप निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। देखिए 5 साल से पहले अगर आप निकालते हो और उसका कुछ स्पेसिफाइड रीजन रहना चाहिए, मतलब आपका क्रिटिकल इलनेस वगैरह हो गया, तो आप पीएफ से जो भी पैसा विड्रॉल करोगे उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 5 साल से पहले आप निकाल रहे हो और आपका कोई भी क्रिटिकल इलनेस नहीं है और 50,000 के ऊपर अगर जाता है तो 10% टीडीएस कट जाएगा। समझ में आया बात क्या बोले? माने पीएफ से पैसा, प्रीमेच्योर पैसा 5 साल से पहले आप निकालना चाहते हो, आपका कोई भी क्रिटिकल इलनेस फिलनेस नहीं है, आप पैसा निकालना चाहते हो तो निकाल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो। 5 साल से पहले निकालना चाहते हो, कोई क्रिटिकल इलनेस नहीं है, 50,000 के ऊपर रहा तो 10% टीडीएस कट जाएगा, और क्रिटिकल इलनेस अगर है 5 साल से पहले तो टीडीएस नहीं कटेगा। 5 साल के बाद अगर निकालते हो, क्रिटिकल इलनेस हो चाहे ना हो, टीडीएस नहीं कटेगा। चलो आओ, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फर्म इफ नॉट एग्जेम्प्ट डिडक्ट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 और 10%। क्या लिखा हुआ है? नो टैक्स विल बी डिडक्ट इफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 15G इज गिवन। ये अभी तेरे को नहीं समझना है। एम्प्लॉय, ठीक है, दैट इज टैक्सेबल इंक्लूडिंग प्रीमेच्योर डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम चार्जेबल टू टैक्स। नीचे पर इफ पैन ऑफ डिडक्ट इज नॉट फर्निश्ड टीडीएस विल बी डिडक्टेड, मैक्सिमम मार्जिनल रेट 20% होता है अगर पैन नहीं देगा तो। अच्छा, अंडर रूल 8 पार्ट ए ऑफ द 4th शेड्यूल विड्रॉल एक्यूमुलेटेड बैलेंस एम्प्लॉय आरपीएफ इज टैक्सेबल इफ एम्प्लॉय मेक्स विड्रॉल बिफोर कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 साल, 5 साल से पहले। अदर द केस ऑफ टर्मिनेशन, हाँ अगर तुम नौकरी छोड़ के चला गया तब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेशन होना चाहिए ड्यू टू इल हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंट्रक्शन ऑफ बिजनेस सीजन एम्प्लॉयमेंट। तुम्हारा नौकरी छूट गया,
नौकरी छोड़ दिया, हाँ तो नौकरी छोड़ दिया निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डज नॉट ऑप्ट फॉर ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू द एम्प्लॉयर, विड्रॉल वुड बी टैक्सेबल। क्लियर है? ठीक है, तो ये अपना टीडीएस का सारा सेक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक बार भैया आप हम लोगों को ये बताइए कि टीडीएस में आपने कौन कौन सा सेक्शन पढ़ाया है। तो चलो तुम लोग कॉपी में लिस्ट करो तो कौन कौन सा सेक्शन पढ़े हो टीडीएस का। देखो सबसे पहले लिखो, साइड ही लिखो तो, और लिखो ना जो लिखो, हाँ सेक्शन 196, सेक्शन 192, 192A, 194, 193, आप लोग भी लिखिए 194A, 194B, 194BB, 194D, 194H, 194G, 194LA, compulsory acquisition, 194IA, transfer, 194IC, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करने के लिए, 194I, रेंट, 194E, बी नहीं होगा, बी, हाँ बी भी है, 195 आई के बाद बी, बी, हाँ 194IB करेक्ट, 194IB मैडम डिलीवर, 194IB, 194E, 194DA, 194J, 194C, ঠিক আছে কটা হলো বলো তো না 194M, এম পড়েছি না, हाँ, एम पी क्यू, 194N, 194O, ओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, 194P, 194Q, बोलो कौटा सेक्शन हलो, जोर से हाथ ताली दे दो, सारा सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। 25 अरे ये सब इस तरह से बहुत कम ही स्टूडेंट पढ़ता है यार, समझ में आया ना? एकदम टिप ऑफ द टंग तेरे को सारा सेक्शन रहना चाहिए, बढ़िया से पढ़ाई कर। ठीक है चलो ओके।